हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शेंगन कंट्री के बारे में। उसका जो टूरिस्ट वीज़ा लगाना होता है उसका प्रोसेस क्या है, जहां पर बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जी हाँ, जर्मनी जो कि आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं हमारे पास भी कि जर्मनी का शेंगन वीज़ा सर, उसमें हमारी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तो वो एक शेंगन जोन का पार्ट है और आपको पता है इकॉनमी वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज और वहाँ की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं करियर को बनाने में, तो उन सभी चीज़ों को कंसिडर करें तो जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लेवल पर इस वीज़ा को किस तरह से लगा सकते हैं, क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहले तो इस वीज़ा को लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या और क्या क्या काम करने होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके साथ मैं एक चेकलिस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आपका पास इस वीज़ा के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट उसकी 3 मंथ्स की वैलिडिटी बाकी पड़ी हो और उसमें कम से कम 2 पेजेस खाली पड़े हो जिसमें कि आपका स्टिकर पेस्ट हो सके। सेकंड थिंग क्या है कि आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए 35 mm इंटू 45 mm के साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ। 70 to 80% फेस आना चाहिए और बिल्कुल फ्रंट फेस, ये आपको चाहिए। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जो फाइलिंग होती है वो ऑनलाइन नहीं होती। ऑनलाइन सिर्फ इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, बाकी आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेकर आपको इन पर्सन वहाँ पर जाकर पेपर सबमिट करवाने होंगे। राइट, तो उसके लिए आपको फोटोग्राफ चाहिए। इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है, विडेक्स फॉर्म होता है। ये इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होता है। आपको वो फील्ड फॉर्म चाहिए, आपने उस पर सिग्नेचर करने हैं और हाथ से सिग्नेचर करने हैं, कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलता उसके ऊपर। इसके बाद एक आपने मेडिकल इंश्योरेंस लेना है और वो भी सभी शेंगन कंट्रीज़ के लिए वैलिड होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम शेंगन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम कुछ मेंबर स्टेट्स का भी बीच में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं जहाँ पे हम विजिट करने जा रहे होते हैं। तो आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो चाहिए पूरे शेंगन जोन में जो एप्लीकेबल हो वो कराना है और उसकी जो वैल्यू है $3 लाख की उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए कम से कम। अदरवाइज इससे ज़्यादा का ही कराओ, एडवाइजेबल यही है। इसके बाद आपने एक कवर लेटर बनाना है। उस कवर लेटर में आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स थोड़ी सी मेंशन करनी है, फैमिली के बारे में, आपके ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, और उसके साथ साथ ही जहाँ पर भी आप घूमने का प्लान करने जा रहे हैं, जिसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपने उसमें मेंशन करना है। सोर्सेज ऑफ फंड और आपके पास अवेलेबल फंड्स कितने हैं ये भी आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप होटल बुकिंग के ऊपर टूरिज्म पर्पज़ के लिए आप टूरिस्ट वीज़ा लगाकर जा रहे हैं, तो आपको होटल बुकिंग के वाउचर्स आप इसके साथ अपनी फाइल के साथ लगाइए। जो भी आपने ट्रैवल आइटनरी बनाई है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ कितने दिन के लिए आप स्टे करने वाले हैं और उसी हिसाब से आप होटल बुकिंग आप वाउचर्स अपनी एप्लीकेशन में साथ ऐड कीजिए। इसके साथ ही फ्लाइट की रिटर्न जर्नी की टिकट्स आपको ऐड करनी है, चाहे डमी टिकट्स ऐड कर दीजिए, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपको आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, आपने अपने एम्प्लॉयर से लीव कम एनओसी लेटर लेना है। आपने अपना जॉब प्रोफाइल का लेटर लेना है जिसमें कि मेंशन हो कि आप कब से जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं, और 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लेनी है। राइट, और उसके साथ आपके पास कोई, अगर आपका कोई विजिटिंग कार्ड बना हुआ है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो या आपका कोई पार्टनरशिप में या लिमिटेड कंपनी में आप शेयर होल्डर हो या आप उसके ओनर डायरेक्टर हो, तो आपने अपने बिजनेस के प्रूफ्स लगाने हैं, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन प्रूफ्स लगाने हैं। आप अगर पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप डीड्स लगानी है।
आपकी बिजनेस की जो इनकम स्टेटमेंट्स लगानी है, आपने उनके जीएसटी की रिटर्न्स, ये पेपर्स लगाने हैं, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके साथ साथ आपने अपनी पर्सनल इनकम के लिए आपने आईटीआर्स लगानी है, इनकम टैक्स रिटर्न्स लगानी है लास्ट 3 ईयर्स की विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। आपने आईटीआर चाहे आप एम्प्लॉय हैं तब भी लगानी है, चाहे आप बिजनेस होल्डर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, तब भी आपने लगानी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके पास आईटीआर के अलावा आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है जैसे कि रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसके भी आप प्रूफ लगा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई थी उसमें थोड़ा मेंशन किया हुआ है, आप उसमें जाकर डिटेल में समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको एक पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज जो आपका इंफॉर्मेशन पेज होता है जो, और दूसरा जो लास्ट पेज होता है जिसमें आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है, या अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर कोई दूसरे वीज़ास की स्टैम्प्स लगी हुई हैं या आपकी जर्नीज के स्टैम्प्स लगी हुई हैं तो उनकी भी फोटोकॉपी कराकर लेकर जाएं। राइट, उसके बाद आपने ये सभी चीज़ों को कलेक्ट कर एक फाइल में रख लेना है। और नेक्स्ट क्या करना है, चलते हैं स्क्रीन पर आगे कि मेन काम अब है क्या। जर्मनी के टूरिस्ट वीज़े के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पढ़ते हैं आगे, स्क्रीन पर चलते हैं कि वो फॉर्म है क्या। राइट, फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपने गूगल पर जाना है। गूगल सर्च इंजन पर आपने वाइडेक्स जर्मनी एंड टाइप कर देना है और उसे एंटर कर देना है। सबसे पहला लिंक आपको खुल जाएगा, देखिए widex.diplo.de, ये जर्मनी का जो एक पोर्टल है वाइडेक्स फॉर्म के लिए। अब इसमें ये ट्रांसलेशन पूछ रहा है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप कर लीजिए। राइट, और यहाँ से भी आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ये एक फॉर्म खुल गया, यही है विडेक्स फॉर्म जो आपने अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए भरना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको ओके कर देना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, इसमें स्टार्ट विजार्ड कर दीजिए। इसमें आप अपना पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं, मैं कुछ डमी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, राम कुमार नाम से मैंने कोई डमी पर्सन ले लिया है। अगर आपका बर्थ नेम आपके किसी सर्टिफिकेट में कुछ अलग है तो आप यहाँ मेंशन कर दिए, अदरवाइज जो स्टार फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी हैं, ये आपने डालने हैं। और पर्सनल डाटा में जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं जो आपके पासपोर्ट पर गिवन है वही डालें। पासपोर्ट पर अगर राम कुमार लिखा हुआ है कि राम अगर आपका फर्स्ट नेम है और सर नेम है वो कुमार है तो उस तरह से डालें। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैं एक डमी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। फॉर्मेट जो रहेगा वो डे मंथ एंड ईयर, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद बर्थ का प्लेस डालना है, मैंने डाल दिया एक डमी। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ डालनी है, मैंने इंडिया डाल दिया, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। राइट, उसके बाद ये जेंडर स्टेटस डालना है, आपने मेल डाल दिया। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस, जो भी आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, राइट, तो जो भी आपका स्टेटस है आप उसके हिसाब से डाल दीजिए। मैंने फील्ड लिया है मैरिड का। राइट, आपके पास करंट नेशनैलिटी आपके पास इंडिया की है। ओरिजिनल नेशनैलिटी ये किस लिए पूछा गया है कि अगर आप सपोज करो पहले मेन आपके पास सिटीजनशिप थी इंडिया की, आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग गए और वहाँ की भी नेशनैलिटी है तो उस केस में आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिया डाल दीजिए। और नेक्स्ट आगे फील्ड आता है कि ये जो दिया हुआ है चेकबुक्स येस के लिए, ये किसके लिए दिया हुआ है, जो फैमिली मेम्बर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, स्विस नेशनल्स, इनके लिए दिया हुआ है कि अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो इस चेकबॉक्स को यस करना है। अगर हम यस करते देखिए तो आपकी जो भी डिटेल्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन, ईई और स्विट्जरलैंड, तो ये नेशनल होल्डर है, नेशनैलिटी होल्डर है, तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपने डाल देंगे। बट अगर आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इंडियन सिटीजन है तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, इसको आपने विदाउट सेलेक्ट की आपने छोड़ देना है और आगे चल पड़ना है। उसके बाद आपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है। जैसे ही इस फील्ड पर क्लिक करेंगे आपके पास ये काफ़ी सारी ऑक्यूपेशन की लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, आप जो भी
आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल है तो वो आपने करना है। जैसे कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस पर्सन करेंगे, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट है, फार्मर है, जो भी आपका प्रोफाइल का स्टेटस है आप उसके हिसाब से भरेंगे। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बिजनेस पर्सन का, तो बिजनेस पर्सन मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंपनी का नेम, तो एबीस लिमिटेड मैंने कंपनी का नेम दे दिया। उसका जो भी स्ट्रीट एड्रेस है वो आप देंगे, जो भी आपकी कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस है, राइट। अदर इंफॉर्मेशन आपने कोई भी स्ट्रीट है वो दे सकते हैं। पोस्टल कोड क्या है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। टाउन कौन सा है मैंने दे दिया, दिल्ली में हमारा बिजनेस है। कंट्री आपकी ऐसी इंडिया में ही अगर आपका बिजनेस है तो इंडिया सेलेक्ट करिए। अगर आपका किसी दूसरी कंट्री में है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिनका की नेशनैलिटी सिटीजनशिप यहीं की है लेकिन वो दूसरी कंट्री में वो बिजनेस कर रहे हैं, और तो वो अपनी डिटेल उसी हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपका पासपोर्ट पर है आप वो डाल दीजिए, राइट। अगर आप उस पासपोर्ट के एड्रेस से अदर किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं तो भी देखिए, अगर आप करंट एड्रेस अलग है और पासपोर्ट पे एड्रेस अलग है तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ लगाने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आप अपना करंट एड्रेस दे रहे हैं अदर देन द एड्रेस मेंशन्ड ऑन योर पासपोर्ट देन यू हैव टू गिव सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अदरवाइज आप अपने रेजिडेंस का एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे आपने रेजिडेंस का एड्रेस डाल दिया, ठीक है, पोस्टल कोड डाल दिया, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं लोकेशन डाल दी, राइट। तो उसके बाद मैंने कंट्री इंडिया डाल दिया। यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपने अपना नंबर डाल दिया, और ईमेल आईडी जो भी वर्किंग ईमेल आईडी है वो आपने डाल दी, राइट। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू रिजाइड इन अ कंट्री अदर देन वन ऑफ विच यू आर करंटली अ सिटीजन। अगर आप सपोज करो कि सिटीजन इंडिया के हो और आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो, नेशनैलिटी अभी आपकी इंडियन है लेकिन आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो, एड्रेस किसी दूसरी कंट्री का है, तो आप इसको यस करके यहाँ पर आप इसमें वहाँ का एड्रेस डिटेल डालो। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप इंडियन सिटीजन हो, पासपोर्ट पर जो एड्रेस है वो ये वाला हमने डाल दिया है जो रेजिडेंस एड्रेस है, बट आप यूएई में, गल्फ कंट्री में वर्क परमिट के ऊपर काम करने के लिए गए हो, तो यहाँ पर आपने वहाँ की एड्रेस डिटेल और आपका जो भी कार्ड नंबर है जहाँ वो मिलता है वर्क परमिट का, तो वो आपने डिटेल्स डाल देनी है, कब तक वैलिड है, राइट। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है स्टेटस तो इसको आपने अनसेलेक्टेड वे में ही छोड़ देना है, इसको आगे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये आपका यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, देखोगे आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपने सेलेक्ट करना है। आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो यहाँ आपने पासपोर्ट का नंबर देना है। उसके बाद नेशनल आईडी नंबर, इसमें आप अपना आधार कार्ड डाल दीजिए, राइट, ये आपने आधार कार्ड डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ इशू एंड वैलिड अंटिल, ये आपने जो डालना है अपना पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू एंड उसकी वैलिडिटी डालनी है। तो आपने डेट ऑफ इशू एंड वैलिडिटी डाल दी, आपने 1 जुलाई से लेकर आपने डाल दिया, सेलेक्ट कर लिया 35 जून 35 इसमें आप वैल्यू भी डाल सकते हैं 362035, राइट। तो आपने ये वैलिड अंटिल का डाल दिया। इशूइंग स्टेट कौन सी थी, ठीक है, आपने यहाँ पे कंट्री डालना है। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जीबिटेड इन, कहाँ से इशू हुआ था, सपोज करो आपका चंडीगढ़ से हुआ था, आपने वो डाल देना है, राइट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बायोमेट्रिक डेटा। अगर आपने प्रीवियसली वीज़ा जर्मनी का अप्लाई किया या शेंगन का अप्लाई किया, अगर आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हुए, बायोमेट्रिक दिया हुआ तो यस करेंगे, राइट। इसमें आपसे डेट पूछेगा तो किस डेट, अगर आपको पता है तो वो डाल दीजिए, नहीं पता तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ नो, अदरवाइज तो यस करके आपने छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो इसको डिसलेक्टेड रखना है। दूसरा, अगर आपके पास कोई अदर वीज़ा है शेंगन जोन का, ठीक है, और वो वैलिड है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और ये वीज़ा का नंबर डाल देना है। सपोज करो कि आपके पास इटली का पहले वीज़ा लगा हुआ था, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने उसका वीज़ा का नंबर डाल देना है। उसके बाद बात आती है कि आपने ट्रैवल डेट्स के बारे में बताना है। आपका पर्पज़ ऑफ ट्रिप क्या है, तो यहाँ से पहले वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप बेयरली टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे कि वीडियो भी टूरिस्ट वीज़ा बेयरली टूरिज़्म पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, तो आपने यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अदर प्लीज स्पेसिफाई फर्दर इंफॉर्मेशन पर्पज़ ऑफ योर स्टे। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि मैंने 2 या 3 कंट्रीज़ जो भी चूज़ करी हैं वो आप मेंशन कर सकते हो कि शेंगन एरिया में मैं घूमने जा रहा हूँ, तो उसमें 2 से 3 कंट्रीज़ मैंने घूम के आ रही हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। सपोज आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जर्मनी में ज़्यादा दिन का स्टे है, आप इसलिए उस एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हो, बट आप एंट्री कर रहे हो से फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में आप सबसे पहले आपने जो भी ट्रैवल आइटनरी बनाई है, 2 दिन के लिए सपोज करो आप फ्रांस रह रहे हो, तो फर्स्ट जो मेंबर स्टेट है जहाँ पर आप एंटर करोगे शेंगन जोन में, वो फ्रांस है। ठीक है, 2 दिन के लिए वहाँ रहे, उसके बाद आप 5 दिन के लिए जर्मनी रहे। ठीक है, जर्मनी से फिर वापस आ गए इंडिया में, तो आपने फर्स्ट मेंबर स्टेट फ्रांस लिख देना है, यहाँ फ्रांस सेलेक्ट कर लेना है। मेन ट्रैवल डेस्टिनेशंस, तो मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन जर्मनी, राइट। उसके बाद मेन ट्रैवल में जर्मनी हो गया, और दूसरा आपने फ्रांस सेलेक्ट कर लेना है। ये 2 आपने सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि आप 2 जगह घूमने वाले हैं, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, सिंगल एंट्री चाहिए, 2 एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, तो आपने मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लिया। जैसा भी आपका स्टेटस है, आपको रिक्वायर्ड है, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लान अराइवल डेट्स, तो आपने यहाँ से प्लान अराइवल डेट आपने पिक करनी है, राइट। तो अगर आपका मन है, सपोज करो कि आपने 29 जुलाई आपने सेलेक्ट किया 1 सितंबर से लेकर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है इसके कैलेंडर में अभी फिलहाल। ठीक है, तो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक का आपने प्लान कर दिया कि 10 दिन का मेरा प्लान है, राइट। अब इसमें ना एक चीज समझने वाली क्या है, इसमें लिखा है प्लान अराइवल डेट ऑफ द फर्स्ट प्लान स्टे इन द शेंगन एरिया। समझ गए, आप मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर रहे हो और फर्स्ट प्लान स्टे जो है शेंगन एरिया में, आपने किस डेट को शुरू किया। अब आप ये नहीं कि जर्मनी किस दिन एंटर कर रहे हो, आप शेंगन एरिया में फर्स्ट प्लान स्टे आपका कहाँ पर शुरू होगा और किस दिन शुरू होगा। तो फर्स्ट एंट्री कहाँ हो रही थी आपकी, फ्रांस में, और फ्रांस में जिस दिन आप एंटर कर रहे हो, अराइव कर रहे हो वहां पर, आपने वो डेट डालनी है। ठीक है, दूसरा क्या कि प्लान डिपार्चर डेट फ्रॉम द शेंगन एरिया आफ्टर द फर्स्ट प्लान स्टे। ठीक है, तो आपका डिपार्चर किस डेट को होगा। सपोज जर्मनी से आप 10 तारीख को वापस आने वाले हैं, तो यहाँ पर 10 तारीख वो लिखना है जब आप इंडिया के लिए वहाँ से रिटर्न फ्लाइट पकड़ेंगे, आपने वो डेट मेंशन करनी है, राइट। उसके बाद अगर आप इससे पूछ रहे इफ़ नेसेसरी एंट्री परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री, ये आप क्या फील्ड है, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। सपोज करो कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास किसी अदर देन यूरोपियन कंट्री का वीज़ा होता है, लाइक आपके पास यूके का वीज़ा है, और आप क्या करना चाह रहे हो कि 2 दिन फ्रांस और 7-8 दिन आप जर्मनी लगाने के बाद आप यूके जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आप किस एंट्री परमिट के ऊपर आप वहाँ जा रहे हो। जैसे इसमें दिया हुआ है कि रेजिडेंट परमिट है आपके पास, री एंट्री वीज़ा है,
या रेजिडेंट एलियन कार्ड है या अदर है, ठीक है। तो री एंट्री वीज़ा आपके पास कोई टूरिस्ट वीज़ा है, उसका एंट्री परमिट नंबर डाल दो, फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री डाल दो, आपने यूके डाल देना है, ठीक है, सॉरी। और इशूड बाय, कहाँ से इशू हुआ था आपको वीज़ा, कब से कब तक वैलिड है, वो चीज़ें डालनी है। अगर आपके पास ये स्टेटस नहीं है तो इसको छोड़ देना है, खाली परेशान नहीं होना, इसको छोड़ देना है और आगे चल पड़ना है। उसके बाद रेफरेंस। अब रेफरेंस को बड़े अच्छे समझना है। हम जा रहे हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, टूरिस्ट वीज़ा लगा के, लेकिन एक तो होता है हम होटल बुकिंग वाउचर्स लगा के जा रहे हैं, हम जो भी ठहरेंगे हम होटल बुकिंग वाउचर्स लगा के हम ठहरने वाले हैं। दूसरा ये है, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर है, कोई फ्रेंड है, कोई कज़न है, या कोई आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, या कोई और कोई पर्सन है जो कि आपको इनवाइट कर रहा है, तो आपने उनकी रेफरेंस देनी है। देखो, अगर इनवाइटिंग पर्सन है, ठीक है, तो आपने उसकी डिटेल देनी है, उसका जो भी पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है, उसके हिसाब से उसकी यहाँ पे सारी डिटेल देने की, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उसके एड्रेसेस, उसके टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ देना है, राइट। अगर आपको कोई पर्सन इनवाइट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपने और क्या रेफरेंस देनी है, तो अगर आप होटल बुकिंग के ऊपर जा रहे हैं तो आप होटल की रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने होटल सेलेक्ट कर लिया, आपने होटल का नेम, जो भी आपने अकोमोडेशन के लिए वाउचर लिए हैं, बुकिंग्स करी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर वाउचर की डिटेल भर दीजिए। अब बात आती है कि कौन से होटल की भरें, कि आप फर्स्ट तो फ्रांस का मैं एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ की भरूँ या जर्मनी की भरूँ, तो आप जर्मनी वाली भर दीजिए। जर्मनी वाली यहाँ पे होटल बुकिंग, जो भी आपके पास वाउचर आएगा उसके अंदर सारी डिटेल होती है कि होटल का नाम क्या है, होटल रिजर्वेशन का नंबर क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ऑफ बिजनेस, कंट्री कौन सी है, राइट, इसमें से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का पार्ट है होटल, तो आपने वो डाल देनी है। उसके बाद है नेम ऑफ रजिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसमें आपने ये डिटेल जो है इतनी मैंडेटरी है नहीं है, अगर आपको नहीं पता है अगर उस बिज़नेस के बारे में आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने जानना है तो उसका गूगल करें, मतलब सर्च करें, आपको ऑनलाइन डिटेल मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से आप उस होटल की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि नेम ऑफ रजिस्टर जैसे क्या है, कमर्शियल रजिस्टर है, रजिस्टर पार्टनरशिप है, एसोसिएशन है, तो किस तरह की कंपनी है, तो वो आप डाल सकते हैं। लोकेशन ऑफ रजिस्टर डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उसका है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, ये हाउस नंबर में आपका होटल का कोई जो नंबर होता है ना, जैसे एड्रेस में आता है 1 2 3 4 इस तरह से, तो आप वो डालिए। स्ट्रीट में स्ट्रीट एड्रेस डालिए, पोस्टल कोड डालिए, टाउन सिटी डालिए, कंट्री डालिए, उसका टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी जो आपका बुकिंग वाउचर है उसके ऊपर दिया होता है वो आप डाल दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अजम्पशन ऑफ कॉस्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि जो भी आपका ट्रैवल में खर्चा आने वाला है और रहने में खर्चा आने वाला है उसको कौन बेयर करने वाला है, तो पहला ऑप्शन आता है एप्लीकेंट हिम और हरसेल्फ, वो खुद करेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी कर रही है, सपोज जैसे मैंने बताया कि कोई इनवाइटिंग पर्सन है वो आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे द इनवाइटिंग पर्सन सी द डिटेल्स प्रोवाइडेड अबव, ठीक है। तो इनवाइटिंग पर्सन की भी यहाँ पे पीछे जो रेफरेंसेस में था, अगर आपको इनवाइट कर रहा है तो इनवाइटिंग पर्सन यहाँ पर डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो अगर वो कॉस्ट बेयर कर रहा है तो इसमें दिया हुआ इसलिए सी डिटेल्स प्रोवाइडेड अबव। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो इसको सेल्फ कर देना, ठीक है। और अगर आप दोनों को ही चूज़ कर रहे हैं, सपोज करो कि कुछ पैसा आप लगाने से फ्लाइट टिकट्स वगैरह का आप लगा रहे हैं और अकोमोडेशन के लिए आपका इनवाइटिंग पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप इन दोनों ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि होटल बुकिंग करते हैं तो हम खुद ही अपना सेल्फ फाइनेंस करते हैं, तो आप इसको सेल्फ फाइनेंस में ही, यानी कि एप्लीकेंट हिम और हर सेल्फ में ही सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है मीन्स ऑफ सपोर्ट। क्या क्या आपके पास मीन्स हैं, आपका फंड्स हैं, किस फॉर्म में है,
आपके जो इस टूर को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए कुछ कैश लेकर जा सकते हैं, आप कैश पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास अगर ट्रैवलर चेक्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होते हैं तो आपके पास अगर वो है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अकोमोडेशन का आपने एडवांस में पे कर दिए, आप जो बुकिंग के वाउचर्स लगा रहे हैं उसमें आपने पेड वाउचर मतलब कि उसको जो एक्सपेंसेस हैं उसको पे कर दिया है, तो पेड वाउचर है तो आप इसमें अकोमोडेशन पेड इन एडवांस कर सकते हैं। अगर आपने पे एट होटल वाला किया हुआ है तो आप उसको खाली छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अगर आपने टिकट ले ली है एडवांस में पे कर दिया तो इसको भी सेलेक्ट कर लिया, अदरवाइज इसको ब्लाइंड छोड़ दें। अजम्पशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द स्टे, ठीक है। और इसके बाद अदर प्लीज स्पेसिफाई, इसमें आपके सेविंग्स अकाउंट या एफडीज वगैरह हैं कुछ, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं that I have sufficient fund of this amount in my savings account and fixed deposit that I will be using for this tour, ठीक है। तो इस तरह से आप मेंशन कर दो। मेंशन करने के बाद आप इसको सेव कर लो, एक बार रीड कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो कि इसमें कोई आपकी कोई एरर तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। कमी है तो इसको आप अपडेट करके उसके बाद फाइनली इसको सेव एंड कंटिन्यू करके इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने फ्रेंड्स क्या करना है, प्रिंट लिया, प्रिंट लेने के बाद आपने इसको मैनुअली सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलेगा, आपने मैनुअली सिग्नेचर किया और बाकी जो फाइल के डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म को लगाया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अब जर्मनी के VFS में आपने पेपर सबमिट करने के लिए यानी फाइल सबमिशन के लिए टूरिज्म पर्पज़ के लिए आपने अपॉइंटमेंट उठानी है। तो VFS जर्मनी लिखोगे, आप उसके अंदर अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। ईमेल आईडी डाल के वो ऑथेंटिकेशन में जाएगी, आपकी ईमेल ऑथेंटिकेट होने के बाद आपने बुक एन अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर जाना है। बुक एन अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से और जो डेट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगी आपने जो डेस्टिनेशन आपका जो भी कंसर्न पड़ता है, सपोज नॉर्थ इंडिया से आप चंडीगढ़ में या दिल्ली में आप करना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली का अगर अपार्टमेंट उठानी है तो न्यू दिल्ली स्टेशन सेलेक्ट करके आप जो भी अवेलेबल डेट्स मिल रही हैं अगर आपको वो सूटेबल लग रही हैं तो उस दिन की आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। उसमें टाइमिंग्स आती है, टाइमिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है, अपनी डिटेल्स डाल देनी है। डालने के बाद एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा प्लस एक पेज निकल जाएगा कि आपके ये अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और ये सब लेकर जाना है आपने एम्बेसी की VFS ऑफिस में और वहाँ जाकर सबमिशन कर देनी है। वहाँ पर हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चनिंग हो, सो बी प्रिपेयर टू आंसर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपने रेडी करने हैं, आपने तैयारी करनी है कि किस किस तरह के आपके प्रोफाइल के हिसाब से या आपके पर्पस ऑफ विजिट के हिसाब से वो क्वेश्चनिंग हो सकती है, राइट। आई होप कि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस था कि आप टूरिज्म पर्पस के लिए जर्मनी में शेंगन वीज़ा के लिए फाइलिंग खुद से कर सकते हैं, तो ये पर्पस सोल्व हुआ होगा। अगर आपको फाइलिंग नहीं करनी आ रही या ये नहीं समझ आ रहा कि आपको किस तरह से वीज़ा के लिए मैनेज करना है चीज़ें, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका वीज़ा लगवा कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे 100% कि आपका वीज़ा निकले। ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपका प्रोफाइल एम्बेसी में एक्सेप्टेबल है 100% तो आपका वीज़ा कोई नहीं रोक सकता और हम यही चांस बनाते हैं कि आपका वीज़ा निकले। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी तरह के वीज़ाज़ लगाने के लिए लाइक स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा की एप्लीकेशंस लगाने के लिए कई तरह की कंट्रीज़ के अपार्टमेंट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो कि खुद से फाइलिंग करना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट